नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 320 पर। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 320 पर। ठीक है, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी कि हमें यहाँ पे देखो क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और तीसरा हमको बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसी टाइप के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो चलो सबसे पहला काम आप एक कीजिए, क्या करना है आपको? पेंसिल ले लीजिए। चलिए पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में, मैंने तो पेन लिया है। ठीक है, और मैं आपको जैसे बताते जाऊंगी, आप वहां पर ना जो भी चीजें दी गई हैं उसके बगल में लिखते जाइएगा कि कौन कहां पर जाएगा। ठीक है, समझे ना? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉलम किसके लिए है? पर्टिकुलर्स के लिए। दूसरा कॉलम किसके लिए है? डेबिट अमाउंट के लिए। तीसरा क्रेडिट अमाउंट के लिए। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, देखो इसको समझ करके हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब डिसाइड करेंगे कि कौन कहां पर जाएगा। डेबिट अमाउंट मतलब क्या? जैसे हम देखते हैं ना ट्रायल बैलेंस में दो साइड होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा, जो डेबिट में अमाउंट दिया गया ना वो आपका डेबिट बैलेंस होगा, और जो क्रेडिट में दिया गया है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, यस। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां पर जाता है? तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बताया था ना आप लोगों को फॉर्मेट में कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट में जो भी हमको इनकम या फिर गेन्स होता है उसे हम इधर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है ना? तो ये कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो एक काम करो, उसके बगल में मतलब वही किनारे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया गया ना इस तरीके से, तो इसके बगल में लिख लो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, TD करके लिख सकते हो बस। उसके बाद क्या है? परचेज एंड सेल्स। तो परचेज कहां पर जाएगा पता है आप लोगों को? याद करो जल्दी से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लो। परचेज के पास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सेल्स कहां पर जाएगा बच्चों? तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है ना? यस, और वहां पे परचेज एंड सेल्स दोनों का अमाउंट दिया गया, आप देख सकते हो। परचेज का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में दिया गया है, कितना दिया है? 1,78,000, और जो सेल्स अमाउंट है वो कितना है स्टूडेंट्स? 4,60,000। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है? कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या? देखो दो होते हैं ना, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं वो किस में आता है? वो कैरेज इनवर्ड के अंदर आता है। ठीक है, और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है बच्चों? कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या? हमने सामान बेचा कस्टमर को, ठीक है, तो उसको मतलब जो भी कस्टमर है उसके तक सामान पहुंचाने के लिए हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया वो क्या कहलाता है? कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपका असेट होता है, वहां पे लिख लो ऐसे, A फॉर असेट, ऐसे, मतलब पूरा नहीं लिखना, बस ऐसे शॉर्ट में ही लिख करके रखो। उसके बाद क्या है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स कहाँ पे जाता है? तो डेटर आपका असेट होता है, राइट? तो डेटर जाएगा असेट साइड में, और क्रेडिटर जो है वो कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों? रिटर्न्स। तो रिटर्न्स कहाँ पे जाएगा? देखोगे तो अगर आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, रिटर्न का जो अमाउंट है ना वो डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए? कौन किसको, मतलब किसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे? तो पहले तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। रिटर्न कैसे होते हैं? दो टाइप के मैंने आपको बताए थे ना, एक तो होता है बच्चों परचेज रिटर्न, दूसरा होता है सेल्स रिटर्न, राइट? तो कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, ये हमको कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम जब क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो परचेज अकाउंट को उस टाइम पे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है ना? तो परचेज मतलब सुनिए, हमने सामान खरीदा, मान लीजिए 10,000 का हमने सामान खरीदा, ठीक है, जिसमें से 5,000 का जो सामान है ना वो खराब है, मुझे क्या करना है? उसे वापस करना है। तो जब मैं उसको वापस करूंगी 5,000 का सामान, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? परचेज रिटर्न के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जब
जब हमने खरीदा था तो हमने परचेस अकाउंट को डेबिट किया था, अब जब हम उसको वापस कर रहे हैं ना तो हमें क्या करना होगा, परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा रिटर्न का अमाउंट अगर क्रेडिट में दिया है, ध्यान से सुनो, अगर रिटर्न का अमाउंट क्रेडिट में दिया है तो फिर उसको समझने का परचेज रिटर्न। ठीक है, और सेल्स रिटर्न का आप क्या करोगे, तो अगर सेल्स मतलब रिटर्न का अमाउंट किस में दिया है, डेबिट में दिया है, तो उसको सेल्स रिटर्न कंसिडर करने का। अब ऐसा क्यों, सुनो ध्यान से, जैसे अगर हम सामान बेचते हैं, ठीक है, मतलब सेल्स क्या होता है, हमारा इनकम होता है, इसीलिए हम लोग सेल्स अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो सामान बेचा ना उसमें से कुछ सामान कस्टमर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ओके, तो जब भी हमने सामान बेचा था तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब क्या हो रहा है कि सामान हमारे पास वापस आ रहा है ना, वापस से आ रहा है यानी कि सेल्स रिटर्न, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले हमने क्रेडिट किया था ना, तो जब वो रिटर्न आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अगर सेल्स का अमाउंट डेबिट में दिया गया है तो फिर उसको क्या समझने का, मतलब अगर रिटर्न का अमाउंट डेबिट में दिया गया है तो उसको सेल्स रिटर्न समझने का। ठीक है, तो चलो अब देख लो यहाँ पर ये जो 2000 दिया है डेबिट में, ये क्या है बच्चों, सेल्स रिटर्न है, चाहो तो वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला वाला अमाउंट जो 4000 है वो क्या है, वो आपका परचेज रिटर्न है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, चलो अच्छी बात है। आगे देख लीजिएगा क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे लिए असेट होता है, लिख लो वहां पर। उसके बाद क्या है बच्चों, मोटर वैन, ये भी क्या होता है, असेट ही होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लगता है, ऑफिस में ही तो लगता है ना, इसीलिए ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद क्या है देख लीजिएगा, वेजेस दिया गया है। वेजेस क्या होता है, यानी कि मजदूरी, जो मजदूर को हम मजदूरी देते हैं, तो मजदूर लोग कहाँ पे काम करते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लीजिएगा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो इसके लिए मैं पूरा ना यहाँ पे फॉर्मेट बना करके आप लोगों को बताऊंगी, अभी फिलहाल के लिए लिख लो, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है बच्चों, कमीशन, तो कमीशन कहाँ पे जाएगा, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कमीशन रिसीव्ड है या फिर अलाउड है, क्योंकि अगर कमीशन रिसीव होता है तो इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कमीशन अलाउड होता है यानी कि हमने कमीशन दिया तो वो हमारे लिए खर्चा होगा ना, तो वो डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, समझिएगा। ये देखो कमीशन का अमाउंट कहाँ पे दिया है बच्चों, क्रेडिट में दिया है, यानी कि ये क्या है, कमीशन रिसीव्ड है। तो अगर हमें कमीशन मिलता है तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, ऑफिस का एक्सपेंसेस, तो ऑफिस का खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लिख लो वहां पर, लिखते जाओ अच्छे से, सब क्लासिफाई करो। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, कैरेज, अब ये कैरेज कहाँ पे जाएगा, अगर कैरेज इनवर्ड या फिर आउटवर्ड होता तो हम लोग आसानी से बता देते हैं, हम जानते हैं कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन बस कैरेज दिया तो क्या करने का, तो सुन लीजिए मेरी बातों को, अगर बस इन्होंने कैरेज दिया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो उसको सीधे सीधे किस में लेकर के जाने का, ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी आप मान लो कि ये कैसा कैरेज है, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड वाला ही कैरेज है। ठीक है ना, यस, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा असेट होता है। फिर क्या है, प्रीमाइसेस, ये भी असेट्स होता है। लूज टूल्स, ये भी मतलब ये जो लूज टूल्स है ना, ये सभी भी आपके क्या होते हैं बच्चों, असेट्स ही होते हैं, वहाँ पे टिक कर लेना, टिक मत करो मतलब लिख लो उधर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, तो जब प्रोप्रिएटर बिजनेस में से कुछ पैसे या फिर जो गुड्स हैं उनको लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी खुद के यूज के लिए जब वो लेता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं पता है आप लोगों को, जो कैपिटल होता है ना उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक, यस। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होती है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था बेसिक वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मतलब पैसा आपके हाथ में है तो आपका असेट ही होगा, वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा क्या है, कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड तो बता दिया ना, यस। डिविडेंड, अब देखो डिविडेंड भी आपका हो सकता है डिविडेंड रिसीव्ड या फिर डिविडेंड गिवन। तो ये क्या है देख लेते हैं, इसका अमाउंट किधर दिया है, यस क्रेडिट में दिया है, यानी कि डिविडेंड हमें रिसीव हुआ। तो डिविडेंड रिसीव हुआ मतलब ये जाएगा क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है बच्चों, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है ना। कैपिटल क्या होता है, स्टार्टिंग से ही
मैं बोलते हुए आ रही हूँ कि जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होता है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। यस, उसके बाद देख लीजिएगा सैलरीज। तो सैलरी किसको दिया जाता है? जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय लोग काम करते हैं उनको सैलरी दिया जाता है, तो ये ऑफिस से रिलेटेड है ना, कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, कहाँ पर जाएगा ये? तो ये जाएगा, देखो बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, सिंपल लिख लो। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पर जाएगा? सारी चीजें आपको बताऊंगी, उसका मतलब उसका पूरा प्रॉपरली फॉर्मेट बता करके, ठीक है। यस, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है, ठीक है। फॉर 3 ईयर दिया गया है, मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा, अभी फिलहाल के लिए उतना लिख लो। फिर नीचे आ जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्या क्या दिया है देखो बच्चों, यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट है ना। तो करना क्या है आप लोगों को, सुनो, जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं ना उसके हमेशा कितने इफेक्ट्स, मतलब कितने इफेक्ट जाते हैं? तो 2 इफेक्ट जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो पहला यहाँ पे क्या है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इसका दूसरा इफेक्ट, ये तो इसका पहला इफेक्ट है ना, लिखो पेंसिल से उधर लिखो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये कहाँ कहाँ पर जाएगा? तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में ये जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? असेट से तो होगा, मतलब मान लीजिए आपने इस बार कितने का सामान खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख का, ठीक है। अब पूरे साल आपने बिजनेस किया, मतलब प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन मतलब लास्ट में आते आते जब आपका साल खत्म हुआ ना, तो आपको क्या पता चलता है कि 20,000 का जो हमारा स्टॉक है ना वो बच गया है। तो वो अभी 20,000 का जो सामान बचा है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जिसका यूज मैं अगले साल करूंगी, जब भी हमारा अगला साल शुरू होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। यानी हमें 20,000 का सामान अगले साल नहीं खरीदना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या होगा? वो हमारे लिए असेट ही तो होगा ना, कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है तो वो असेट्स में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 2 इफेक्ट इसके समझ में आ गए ना आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, वेजेस एंड सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? अनपेड। अनपेड मतलब क्या? जो हमने पे ना किया हो, ठीक है। तो हमने वेजेस 4,000 का पे नहीं किया और सैलरी 2,400 रुपये हमने पे नहीं किए, ठीक है। तो अभी इसको क्या किया जाता है पता है आप लोगों को? वेजेस में हम ना, आप एक काम करो, आप ना ऊपर जाइए, जहाँ पे भी वेजेस और सैलरी दिया गया ना उसको ऐसे थोड़ा सा टिक कर लो, ठीक है, ताकि हम जब उसको लिखे ना तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा उसको, मतलब उसके एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसके भी 2 इफेक्ट्स होंगे, पहला तो वो वेजेस में और सैलरी में ले जा करके हम इनको प्लस करेंगे, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लायबिलिटी ही तो है ना, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाने वाला, अभी तक हमने दिया नहीं है, यानी देना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पैसा आने वाला है उसको असेट्स मानने का, लेकिन अगर पैसा जाने वाला है तो उसको लायबिलिटी मानने का, ठीक है। यस, तो ये भी हो गया ना। फिर उसके आगे देखिएगा, डिप्रिसिएशन बताया गया है मोटर वैन के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। चलो एक काम करो, जाओ जल्दी से ऊपर, जहां पर भी मोटर वैन और फर्नीचर है उसको टिक करो, मैं भी करती हूँ, आप भी कर लो। मोटर वैन को एक तो करना है, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए, और दूसरा फर्नीचर को। एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, चौथा, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स। देखो यहाँ पे 2,000 रुपये बैड डेट्स दिया गया है, और फिर क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने कई बार देखा है, सब कुछ तो वो कर लेते, बस यही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा? प्रैक्टिस से, जब आप यहाँ पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ना, फिर ये RDD वगैरह कुछ भी आने दो, आप सब कर लोगे, ठीक है। बताऊंगी ये कैसे होगा। फिर उसके बाद क्या है? प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसके भी 2 इफेक्ट्स होंगे, पहला तो कैपिटल में हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे ना वो ऐड करेंगे, और फिर इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। यस, तो ये था बच्चों आप लोगों का पूरा क्वेश्चन। अब हम शुरू करने वाले इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पहला काम तो हमारा यही होता है। देखो मैंने पूरा बनाया हुआ है, बस मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा ना कि ये मतलब आपको लिख करके दिखाया जाए, इसके लिए, नहीं तो मैं लिखने वाली थी, पर चलिए देख लीजिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स। फिर उसके बाद पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ओके। चलो यहाँ पर क्या आता है याद है? पर्टिकुलर्स आता है। चलो मेरे साथ साथ चाहो तो कर सकते हो, बाकी देखना है तो देखो।
लेकिन एक बात बताऊँ आप लोगों को, ठीक है, चलो सॉल्व नहीं कर रहे हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे तो करोगे तो अच्छा ही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, है ना, तभी तो आप देखो जब आप लिखोगे तभी तो आप प्रॉपरली अमाउंट चेक करोगे ना क्वेश्चन में, हाँ हाँ यही दिया है ना, नहीं तो बस आप ऐसे देखते जाओगे और वीडियो देखते देखते नींद भी आने लगती है। ओके, तो चाहो तो मेरे साथ करो या फिर ऐसा नहीं करना है तो जो भी मैं अमाउंट यहाँ पे लिखूंगी ना आप जरूर एक बार अपने क्वेश्चन में देखना कि क्या वही अमाउंट है, ठीक है, अच्छे से देखना। हाँ चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है बच्चों, पर्टिकुलर्स आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट वाला कॉलम। एक होता है इनर कॉलम, दूसरा क्या होता है बच्चों, आउटर कॉलम, ठीक है। अमाउंट किस में आएगा, इन रुपीज में आएगा, भारत में यही चलता है ना, हाँ तो ये रुपीज का सिंबल। चलिए अभी नेक्स्ट जो हम यहाँ पे अकाउंट बनाने वाले वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पे भी एंडिंग लिख लीजिएगा। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे क्या आता है, लाइबिलिटी आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों लाइबिलिटीज। फिर इसमें क्या आता है, ये वाले साइड में असेट्स आता है ना, यस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असेट्स। चलिए अभी एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करना मतलब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी और वहाँ पे लिखना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में आ जाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और इसका अमाउंट हम देख लेते हैं। तो इसका अमाउंट दिया गया 22,000। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 22,000। देखो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है ना उस वाले अमाउंट को, ठीक है। किसी बच्चे को ये भी डाउट आया था कि कोई अमाउंट ये इसमें लिखते हो, कोई अमाउंट इसमें लिखते हो। तो सुनो आप लोग को बता देती हूँ, आपको नहीं आना चाहिए। देखो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है ना उसे हम इनर वाले में लिखते हैं, मतलब उसके अमाउंट को, ठीक है। और जिसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता है उसका अमाउंट हम डायरेक्टली या आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। फिर क्या है बच्चों, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू परचेज। और एक बात बताऊं, परचेज के ऊपर ना एडजस्टमेंट है, परचेज और सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। मुझे कैसे पता चला, तो हमने वो रिटर्न देखा था ना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो देखो ये जो रिटर्न होता है उसे क्या करना होता है, परचेज में से माइनस करना होता है ना, यस। तो इसीलिए इसका अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, इनर वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो परचेज का अमाउंट कितना लिखोगे, तो वो जो हमारा डेबिट वाला अमाउंट है ना उसे हम लिखेंगे, कितना है 1,78,000। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों 1,78,000, ठीक है, यस। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे ऐसे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल्स है ना, सेल्स कहाँ पे जाता है हम जानते ही हैं, ये यहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
क्या लिखेंगे, बाई सेल्स, और इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है ना। तो इसका अमाउंट कहाँ पे आएगा, अमाउंट कितना दिया है, 4,60,000, टेक्स्ट बुक में देखते जाओ 4,60,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, ठीक, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। और इसका अमाउंट बताए कितना है, देख लेते एक बार, 4,800, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिएगा बच्चों, क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, असेट लिखा है ना वहाँ पे, तो ये जाएगा असेट साइड में। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट था क्या, इसके ऊपर नहीं था ना, तो हमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो अमाउंट है उसे फाइनली हम ये आउटर वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट हम फाइनली देख लेते हैं कितना दिया है, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 50,000, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हाँ, तो डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, आपको क्या लगता है, मैंने टिक नहीं करवाया ना, बता देती हूँ। जैसे हमने वो जो एडजस्टमेंट में देखा था ना, कौन सा एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर, देखो ये पहला क्वेश्चन है इस तरीके का, इसीलिए मैं ना, मतलब मैंने सोचा कि बाद में ही आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि एक ही बार पहले ही आप लोगों को बता दिया ना, फिर आप सोचने लगोगे। तो सुनो, वो जो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 था ना, ठीक है, वो किसके लिए है, डेटर के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो डेटर लिखने के बाद ना हमें 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखो बैड डेट्स भी दिया है और आरडीडी भी दिया है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको बताऊंगी, पहले डेटर लिखिए और 2 लाइन छोड़िए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेटर, और इसका अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो डेटर का अमाउंट कितना लिखोगे, 44,000, 2 लाइन छोड़ना है, एक तो बैड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आरडीडी, मतलब इतना छोड़ देंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स, ये जाता है लाइबिलिटी साइड में, है ना। तो एक काम करते हैं, रुको बताती हूँ आप लोगों को। ये जो लाइबिलिटी साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड होता है ना, सबसे ऊपर तो कैपिटल ही लिखने का, ओके। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कैपिटल ही लिखना है, लेकिन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके देख लो, उसमें ऐसा ही पहले कैपिटल दिया गया है, बाद में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे जैसा दिया गया है। तो इतना लाइन छोड़ दो और यहाँ से लिखो, और इतने में हो जाएगा ना, हो तो जाना चाहिए। क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट कितना है, देखो क्रेडिटर कितना दिया है, तो 76,000, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा रिटर्न दिया गया है, तो एक तो है सेल्स रिटर्न और दूसरा है परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कौन सा है, याद है आप लोगों को, तो वो जो डेबिट में अमाउंट दिया गया है वो है सेल्स रिटर्न। तो चलो फिर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो रिटर्न आउटवर्ड, या फिर सेल्स रिटर्न लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखना है, चलो सेल्स रिटर्न ही लिख देते हैं, ठीक। और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न को, तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न लिख देते हैं। चलो देखते हैं, सेल्स रिटर्न का अमाउंट देख लीजिएगा कितना है बच्चों, 2,000, और परचेज रिटर्न है 4,000। तो चलो इसमें से हमें ये 2,000 को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें 4,000 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0, 3 टे 0, और 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 4, ठीक है। 4,58,000, ठीक। उसके बाद चलो ये तो हो गया ना, इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, अगर हाँ 1,74,000, ठीक है, इतना ही आएगा ना, हाँ।
1,74,000, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा बिल्डिंग दिया गया है, तो बिल्डिंग कहाँ पे जाता है, वो हमारे लिए असेट होता है, तो इसको हम असेट साइड में लिखेंगे। डेटर्स के लिए इतना जगह छोड़ दो और यहाँ पे लिखिएगा बिल्डिंग्स। इसका अमाउंट दिया गया है कितना, 58,000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, क्या दिया है बच्चों, मोटर वैन। मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, टिक किया है ना, मैंने करवाया था ना, यस। तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर वैन। और इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, 40,000, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो कहाँ पे जाएगा, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 3,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है बच्चों, वेजेस। तो वेजेस कहाँ पर जाता है, तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेजेस और इसका अमाउंट भी देख लेते हैं 28,000। चलिए फिर उसके बाद देख लीजिए अगला क्या है बच्चों, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो चलिए इसका फॉर्मेट फाइनली मैं बना ही देती हूँ, है ना। तो देखिए कैसे किया जाता है ना, आपको समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखने का, टू बैड डेट्स। फिर इसमें ना प्लस करने का, किसको हम प्लस करते हैं, न्यू बैड डेट्स को, ठीक है। ये फॉर्मेट ना आप लोग याद कर लो। और मैं एक काम करूँगी, देखो अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना अच्छे से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। मैं ना इसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हर एक का मतलब क्या होता है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी इसके ऊपर अच्छे से एक वीडियो, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग न्यू RDD लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद एक लाइन छोड़ो और फिर यहाँ पे लिखने का लेस ओल्ड RDD, ठीक है। तो ये होता है बच्चों पूरा फॉर्मेट, याद रहेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखने का, बैड डेट्स को लिखने का, फिर इसमें न्यू बैड डेट्स को, जो भी न्यू बैड डेट्स है उनको प्लस करो, फिर जो न्यू RDD है उसे आपको प्लस करना है, और लास्ट में आपको माइनस करना होता है ओल्ड RDD, ठीक है। यस, तो यहाँ पर ये जो दिया है ना बच्चों, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो ये क्या है, ये ना ओल्ड RDD है, यानी पहले का RDD है, ठीक है। तो ये जो ओल्ड RDD है इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना दिया गया है देखो जरा, वो है 3,200, ठीक है। यस, तो यस कितना है, 3,200। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये ओल्ड RDD में 3,200। बाकी ये सब कुछ आएगा तो हम बाद में देखेंगे, पहले जो आया है उसे हम लिख देते हैं, ठीक है। यस, और इसको ना एक ब्रैकेट में करो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काम भी हमने कर लिया। उसके बाद क्या है बच्चों, कमीशन। तो ये कमीशन का अमाउंट किधर दिया है, क्रेडिट में दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कमीशन हमको मिला है। कमीशन मिला है तो कहाँ पर जाएगा, ये तो यहाँ पर आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, और इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है। कमीशन का अमाउंट 2,400, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑफिस का एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है ऑफिस एक्सपेंसेस का 5,400।
तो यहाँ पर हम सीधे सीधे जाएंगे और लिख देंगे 5400, ठीक है। यस, फिर उसके आगे देखिएगा बच्चों क्या दिया है, कैरेज। तो बस कैरेज दिया तो कहाँ पे लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट में, बताया था ना आप लोगों को। यस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 2 कैरेज। और इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है, 9000। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, वो असेट्स होता है। फर्नीचर के ऊपर है क्या, एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, फर्नीचर। और इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया है, 20000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20000, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दो। यस, फिर उसके बाद देख लीजिएगा क्या है, प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस भी क्या होता है, असेट्स ही होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस, और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 81000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे इसका अमाउंट लाइए और ये आउटर कॉलम में लिख दीजिए 81000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन दिखाओ, सही है ना। अगला देख लीजिएगा बच्चों क्या है, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स क्या है, वो असेट साइड में ही जाएगा, है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लूज टूल्स, और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 20400, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या है देख लीजिएगा, ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग ही है ना, जी हाँ। तो ड्राइंग को क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है। तो रुकिए एक काम करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल लिख देते हैं, बाद में इसका अमाउंट आएगा तो देख लेंगे। अभी कैपिटल लिख करके छोड़ो और इसमें से हम ड्राइंग को लेस करते हैं। तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, कितना दिया है ड्राइंग का अमाउंट, तो ये दिया गया है 24700, ठीक है, 24700। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, देखो अमाउंट ना देख देख करके अच्छे से लिखना, इतना ही है ना, मैं एक बार अच्छे से चेक कर लूँ ड्राइंग के आगे, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। हमने आप लोगों को बताया भी था, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये भी आप जानते ही हो, एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। तो देखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे अमाउंट दिया गया है बच्चों 12000। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 12000। चलिए इसके सामने हम लिख देते हैं 22000 था ना, हाँ 22000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है वो क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या होता है बच्चों, असेट होता है। तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर असेट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। इसका अमाउंट है 71000, ठीक है। यस, चलिए एक काम तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड हमें मिला है, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा ना। हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय डिविडेंड, ठीक है। और इसका अमाउंट देख लीजिएगा, डिविडेंड के सामने कितना दिया है बच्चों, डिविडेंड 3300, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली ये वाले कॉलम में लिख देंगे, इसको थोड़ा और ऊपर लिखूँ मैं, बाय डिविडेंड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल, यस, कैपिटल का अमाउंट देखिएगा कितना दिया है बच्चों, 1,40,000, है ना। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। और ये जो कैपिटल मतलब ये जो ड्राइंग है ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बाद में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यस, फिर उसके आगे देखिएगा क्या आ रहा है बच्चों, सैलरीज। तो सैलरीज कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 सैलरीज, ठीक है ना। और इसका अमाउंट यहाँ पे देख लीजिएगा 44,000 दिया गया है, यानी कि 44,000। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 44,000, ठीक है। यस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन देखिएगा क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, असेट्स होता है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल्स,
ठीक है। और इसका अमाउंट देख लीजिएगा कितना दिया है, 5600। देख रहे हो ना, अपनी टेक्स्ट बुक में अमाउंट देखते जाओ। और यहाँ पर बिल्स पेबल आएगा इस साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड में, और इसका अमाउंट देख लीजिएगा। तो 5600 के आगे जाना, 8400 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 8400, ठीक है ना। बिल्स पेबल। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिएगा बैड डेट्स दिया गया, तो ये बैड डेट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये वाले में जाएगा, ये बैड डेट्स, ठीक है। न्यू बैड डेट कहाँ से मिलेगा, तो वो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, ठीक है। ये जो न्यू आरडीडी है ना, वो भी हमको वहीं से मिलता है। क्या क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में रहता है, एक तो ये ओल्ड आरडीडी रहता है, दूसरा ये बैड डेट्स रहता है, ठीक है। तो ये बैड डेट्स कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा यहाँ पर, हम ला करके लिखेंगे कितना दिया है 2400, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैड डेट्स कहाँ गया, यस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2400, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एडजस्टमेंट है, यानी इसके भी 2 इफेक्ट जाएंगे। कैसे, आपको बताती हूँ, पूरा कैलकुलेशन करके चिंता मत करना। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 2 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। यस, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखो अमाउंट अभी कितना दिया है, 6000 रुपये दिया गया है। तो ये जो 6000 दिया है ना स्टूडेंट्स, देखो वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में जो लिखा है ना उसको एक बार आप पढ़ो। क्या लिखा है, फॉर 3 ईयर्स, यानी वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये 6000 वो कितने सालों का है, 3 सालों का, ठीक है। हमें कितने साल का, मतलब ये जो हम अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं, ये तो बस 1 साल का ही बना रहे हैं, है ना, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा हो गया। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने पहले से पे किया हुआ है उसे हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ पे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो करंट ईयर का ही होता है, ठीक है। बाकी जो पिछले या फिर अगले साल का है वो हम माइनस करते जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे पता है, एडवर्टाइजमेंट का देखो वर्किंग नोट ना अच्छे से बनाने का, इस तरीके से वर्किंग नोट डालिएगा पहला एडवर्टाइजमेंट का। तो ये एडवर्टाइजमेंट कितने सालों का है, 3 सालों का है। कितना है बच्चों, 6000, ठीक है। तो अगर 3 सालों का 6000 है तो 1 साल का कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 3 साल का है ना, इसके लिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। चलो डिवाइड करो, 3 2 6, यानी क्या आ गया बच्चों 2000, मतलब 1 साल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना होगा, 2000 होगा, बराबर। तो देखो अभी हमारे पास, मतलब हमने कितना एडवर्टाइजमेंट का वो पे कर दिया है, तो हमने 6000 रुपये पे कर दिया। लेकिन अभी करंट ईयर का कितना है, मतलब पहले साल का ये जो है वो कितना आएगा, 2000 ही आएगा, है ना। यानी कि देखिए फाइनली जो अमाउंट है वो हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2000 कैसे आएगा, 6000 में से जब आप 4000 माइनस करोगे तभी तो आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे इसमें से 4000 को माइनस कर देते, ठीक है। तो ये जो 4000 है ना, इसको हम किसी ना किसी नाम से तो जानेंगे ही, तो हम इसको नाम से, किस नाम से जानेंगे, यहाँ पे हम लेस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये क्या है, ये पहले से हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, प्रीपेड, ओके। मतलब पहले से ही हमने पे कर दिया, अभी वो टाइम आया भी नहीं लेकिन हमने पे कर दिया, ठीक है। यस, तो इस तरीके से इसको करना था। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट है ना, ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा असेट साइड में, क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स हो गया ना, क्योंकि आगे के 2 सालों में हमको एडवर्टाइजमेंट पे नहीं करना पड़ेगा, हमने पहले से ही पे कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रीपेड वाला एडवर्टाइजमेंट है ना बच्चों 4000, ये हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। असेट्स है तो कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, इसको मिटा दूं, लिखा कि नहीं आप लोगों ने, चलो यहीं पे, हाँ यहीं पे लिख देती हूँ, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। चार हजार, ठीक है। चलो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी दिया गया था उसको अच्छे से यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एडजस्टमेंट देखने हैं, ठीक है। बाकी आपको इतना अच्छे से समझ में आया ना। अब चलिए एडजस्टमेंट हम लोग देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए क्या दिया है, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 31 मार्च 2019 का। और देखो यहाँ पे 2 अमाउंट दिए गए हैं क्लोजिंग स्टॉक के। पहला देखो इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना, 60,000, और मार्केट में इसका प्राइस कितना है, 70,000, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा कंडीशन रहता है ना, तो क्या करने का, कौन सा वाला अमाउंट हम लेंगे, तो जो अमाउंट कम रहता है उसी को लेने का, ठीक है। आप ना नोट में करके लिख लो कि क्लोजिंग स्टॉक हमें वही लेना है जो क्या हो, लेस हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस तरीके से, विच एवर इज लेस, यानी जो भी लेस होगा, जो भी कम होगा उसे ही हम लिखते हैं, ठीक है।
तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो पहला तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम क्या लिखेंगे, कौन सा वाला कम है, 60,000 कम है ना, यस। तो हम यहाँ पे ये 60,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ना मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप इसको जरूर अपने वर्किंग नोट में लिख करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट आएगा 60,000, ठीक है। ये देखो बार बार मैं क्लोजिंग स्टॉक की स्पेलिंग क्यों गलत लिख रही हूँ, CLO, 60,000, ठीक, यस। फिर उसके बाद ये तो हो गया ना पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट, बस इतना ही करना था, 2 इफेक्ट दे दिया, आपका काम खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ा ना, यस हमें जगह छोड़ना था, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो मैं ही छोड़ना भूल गई, कोई बात नहीं, एक काम करते रुकिए, ये जो कैरेज है ना इसको थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं, 2 कैरेज, कितना है, 9,000। और वो जो एडजस्टमेंट था वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, अनपेड, यानी जो हमने अभी तक पे ना किया हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 28,000 हम लिख देते हैं। अभी जो अनपेड है यानी जो आउटस्टैंडिंग है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेजेस है ना इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लो, जो प्रीपेड रहता है उसको माइनस करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रीपेड को माइनस कर दिया, ठीक है। प्रीपेड को माइनस क्यों करते, क्योंकि हमने पहले ही पेड कर दिया, अभी उसका टाइम भी नहीं आया, हमने पे कर दिया, ठीक है, इसीलिए हम उसको माइनस करते हैं। और ये जो होता है ना आउटस्टैंडिंग यानी कि अनपेड, मतलब जो हमने, मतलब टाइम तो हो चुका है लेकिन अभी तक हमने वो पे नहीं किया, ठीक है, तो उसे हमें प्लस करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना उसे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया गया है, देखिए इसका अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4,000, ठीक है, यस। और इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं 32,000, इतना ही आएगा ना, यस। एक तो ये हो गया, उसके बाद से सैलरी का भी एडजस्टमेंट था ना, हमें ये करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ का छोड़ दो और नीचे हम सैलरीज को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सैलरीज, कितना अमाउंट दिया है, 44,000। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, देखो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका अमाउंट देख लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पे दिया गया है कितना, 2,400, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,400, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 0 0 फिर यहाँ पे 4 4 2 6 और इधर 2, यानी कि 26,400 आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये प्लस करने के बाद, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट हुआ। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, जो हमें पे करना है, पे करना है मतलब हमारे पास से पैसा जाने वाला है, पैसा जाने वाला है यानी कि लाइबिलिटी। तो ये दोनों है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी आउटस्टैंडिंग और सैलरीज, रुको इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस। और यहाँ पे वेजेस लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है।
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 2400, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों, डायरेक्टली लिख दो 2400, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो कितना था 4000, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इधर बाहर लिख देते 4000, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हमने ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है थर्ड वाले एडजस्टमेंट की। तो देखिएगा ये डेप्रिसिएशन दिया गया है, किसके किसके ऊपर दिया है, तो मोटर वैन के ऊपर दिया है 10% और फर्नीचर के ऊपर दिया गया है 5% का, ठीक है। तो मोटर वैन कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसे माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, अगर किसी असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटर वैन है ना, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 10% से ये डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि 10% डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, या फिर ऐसे लिखो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये जो 40,000 है ना, इसका 10% कितना होगा, 4000 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4000 और माइनस कर देते हैं, तो 40,000 में से 4000 गया तो 36,000, ठीक है। यस, उसके बाद से फर्नीचर के ऊपर भी है ना डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। इसके ऊपर 5% का क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो 20,000 जो है उसका 5% निकालेंगे हम लोग। देखो वर्किंग नोट में आप ये लिख करके दिखा सकते हो, फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका 5% कितना होगा, तो 00 से 00 को कैंसिल कर दो, 5 2 10 और ये 2 0, यानी कि 1000 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 1000, ठीक है। चलो अब माइनस करते हैं, तो 20,000 में से 1000 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 19,000 यानी कि 19,000, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट हुआ, ये दोनों डेप्रिसिएशन का। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखते हैं, किसको लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि टू डेप्रिसिएशन, देखिएगा टू डेप्रिसिएशन, थोड़ा नीचे तक जाएगा, आप लोग ध्यान से देखोगे ना नीचे तक दिखाई देगा। डेप्रिसिएशन ऑन किसके किसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन मिला है, तो पहला तो फर्नीचर मोटर वैन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, मोटर वैन, और दूसरा फर्नीचर, तो दोनों का अमाउंट हम लिखते हैं। देखो मोटर वैन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 4000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4000, और जो फर्नीचर है उसके ऊपर कितना आया था, 1000। चलो अब दोनों को जोड़ करके आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिख देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 5000। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिया है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा एडजस्टमेंट था ये भी होता है कंप्लीट। अब बारी है फोर्थ एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो ध्यान से देखो वहाँ पे क्या लिखा है, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पर ये जो बैड डेट्स दिया गया है ना, ये आपका क्या है बच्चों, न्यू बैड डेट्स है। क्या है, एक मिनट, न्यू आरडीडी है। क्या है ये, न्यू आरडीडी, ठीक है। तो इसे हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। चलो कितना दिया है, 2000। तो पहले हम एक एक करते हैं। यहाँ पे देखो इसका पहला इफेक्ट, न्यू आरडीडी नहीं, न्यू बैड डेट्स, वो नया वाला बैड डेट्स है, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ये न्यू बैड डेट्स में आएगा। कितना दिया है, राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2000, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, बताती हूँ, सुनो। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा ये जो डेटर्स है ना यहाँ पर, और इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो नया वाला बैड डेट्स है ना इसको हम माइनस करेंगे। देखो बच्चों बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स यानी क्या, जैसे कि हमने कुछ उधारी पे सामान बेचा था, हमें पहले से पता था कि वो पैसा हमको मिलेगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मतलब बाद में हमें पता चला कि जो पैसा देने वाला था वो ना इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो हमको अब पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, बैड डेट्स मान लेते हैं, यानी कि अब हमें वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो डेटर मतलब क्या, इतना पैसा हमें मिलने वाला था, ठीक है। फिर बाद में हमको पता चला कि उसमें से 2000 रुपये हमको नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे तो उसको इधर लिख करके कुछ फायदा है क्या, नहीं ना। आप डायरेक्टली माइनस कर दो, जितना भी मिलने वाला था उसमें से 2000 को माइनस कर दो। चलो फिर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, लेस क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। कितना, 2000, तो इसे हमें माइनस करना होगा। चलो माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, 42,000। यस, इसके दोनों इफेक्ट्स हमने यहाँ पे ला करके लिख दिए हैं। उसके बाद आगे जरा पढ़िएगा क्या लिखा है, क्रिएट आरडीडी। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर हमें आरडीडी क्रिएट करना है। आरडीडी का मतलब क्या होता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हमें डाउट है कि इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। मतलब देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझ लो। देखो
यहाँ पर अभी हमें क्या पता है कि हमको ना ये 42,000 यानी कि 42,000 तो मिलेगा, ठीक है, हम ऐसा जानते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। फिर जब हमने आगे पढ़ा तो हमें पता चला कि क्या करना है, हमें ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यानी RDD भी क्रिएट करना है। किसके ऊपर, ये जो डेटर्स है ना इसके ऊपर, यानी हम यहाँ पे ऐसे मानेंगे कि जितना भी पैसा हमको मिलने वाला है ना उसमें से 5% के ऊपर हमको डाउट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो डाउट में जो है ना उसे हम क्या करते हैं, माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, मतलब उसको माइनस कर देते हैं। जैसे मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें मिलेगा, मतलब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। वो RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना 5% का RDD यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, न्यू RDD। अभी हमने क्रिएट करी ना, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, न्यू RDD। कितना परसेंट है, तो 5% का। चलो 42,000 का 5% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और इधर मैं करती हूँ, देखो 42,000 का 5%, 00 से 00 कैंसिल, देखो 500, 5 2 ज़ा 10, कैरी आ गया 1, 5 4 ज़ा 20 + 1 कितना आ गया 2100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2100। चलो माइनस करके अभी फाइनल जो अमाउंट आएगा ना वो आप लिख दो कि अब इतना पैसा तो मिलेगा, इतना हमको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। फिर ये 11 में से 2 जाएगा तो 9, मतलब 39,900 आएगा। हाँ इतना ही आना चाहिए, 39,900। ये तो इसका पहला इफेक्ट हुआ, ये जो हमने न्यू RDD लिखा ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आएगा। देखो ये जो न्यू RDD दिखाई दे रहा है ना, इसमें हम ला करके लिखेंगे कितना, 2100, ठीक, जिसे हमें इसमें प्लस करना है। चलो अब इन सभी को टोटल करके यहाँ पर ये अमाउंट लिखते हैं। तो 0 0 0 0, फिर ये 0 0 0, 4 और ये 1 5, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ये तीसरे नंबर पे नहीं, ये तीसरा वाला तो हो गया ना, 1 मिनट, हाँ ये तीसरा वाला हो गया। अब चौथे नंबर पे चलेंगे, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6,500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 6,500 में से ये 3,200 को माइनस कर दो, ये जो ओल्ड RDD था, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो 0 0, फिर 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 3,300 यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली हमारा जो बैड डेट्स है वो कितना आएगा, 3,300, ठीक है। यस तो यहाँ पर हमने ये वाला भी एडजस्टमेंट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट वन देख लीजिएगा, क्या दिया है बच्चों, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 10% का। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ये जो ड्राइंग होता है ना उसे हमें माइनस करना होता है कैपिटल में से, और ये जो इंटरेस्ट है ना इसे हमें प्लस करना होता है, ठीक है। देखो आपको समझाती हूँ, जैसे कि कैपिटल मतलब इतना कंट्रीब्यूट किया था प्रोप्रिएटर ने, तो ये इतना क्या था, लाइबिलिटी था बिजनेस के ऊपर, यानी बिजनेस को बाद में वो पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोप्रिएटर है ना उन्होंने मतलब इतना पैसा बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना होगा, कैपिटल में से हम उसको माइनस कर देंगे, मतलब जो भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी ना प्रोप्रिएटर की, ठीक है। तो अगर उसने इतना पैसा ले लिया तो अब उसको माइनस करके हटाओ ना, माइनस करके बताओ जो अमाउंट आएगा। अभी इतना पैसा मतलब है प्रोप्रिएटर का हमारे ऊपर लाइबिलिटी के तौर पे, यानी इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो रुको मैं माइनस करके पहले बताती हूँ आप लोगों को। 0 0, 10 में 7 गया तो 3, और 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, 1 लाख, ये 11 लाख आया क्या, 1,15,300। ये कैसे होगा, रुको अच्छे से माइनस करूँ पहले मैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम्म 1,53,300 सही है, ठीक है। 1,15,300 बराबर। तो अभी हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटी है प्रोप्रिएटर की, तो इतनी लाइबिलिटी है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसने ये जो कंट्रीब्यूट किया है ना अपना पैसा, ठीक है, अभी उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 10% का
इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग बैंक से जब भी क्या करते हैं, बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बताइए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करके देते हैं, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कैपिटल के ऊपर भी हम लोग 10% का जो इंटरेस्ट है ना बच्चों वो हम इधर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा? तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी फिर बिजनेस के ऊपर बढ़ जाएगी ना, यानी उतना एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा प्रोप्रिएटर को। कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको? प्रोप्रिएटर को। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 10% का जो कैपिटल है, मतलब 10% का जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो वर्किंग नोट में करके आप दिखा देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट कितना था? देखो 1,40,000 है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। तो चलो 10% कैलकुलेट करो, कितना आएगा बच्चों? 14,000 है ना, 14,000 ही आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना इसे हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 14,000। चलो माइनस यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं, 0 0, फिर यहाँ पे 3, 5 4 9, यहाँ पे 3, 5 और 4 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, काफ़ी पास पास लिखना पड़ेगा। पहले मैं ना एक साथ प्लस कर लूँ, उसके बाद लिखती हूँ, पता नहीं चल रहा ना कितना जीरो आएगा। हम्म, 1,29,300। ये 2 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1,29,300। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो ये देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड ये आता है? डेबिट साइड में आता है, क्योंकि ये क्या है? ये खर्चा ही है ना, एक्सपेंस ही तो है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये जो जगह छोड़ा था ना इधर ही हम लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया है? तो अभी देखा था ना 14,000। यस, तो हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? तो एक एक करके हम लोग जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करते जाते हैं और फिर आंसर हम निकालते जाते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी हो, किया जाए। देखो आपको एक बात बताती हूँ, ये जो बैलेंस शीट है ना ये टैली होना चाहिए लास्ट में। अगर बैलेंस शीट टैली हुआ तभी आप समझ पाओगे, मतलब तभी आप समझिएगा कि आपने ये जो कुछ भी क्वेश्चन किया है वो एकदम राइट है। ठीक है, आप लोग को एक बात बताओ, अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये फाइनल अकाउंट गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, देखो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? एडजस्टमेंट में करते हैं। तो आप लोग अच्छे से एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस कर लो, फिर आपकी गलती नहीं होगी। ओके, चलो अब हम यहाँ पे जोड़ते हैं सभी को। तो कौन सा वाला साइड ज़्यादा आना चाहिए? कौन सा वाला आएगा? आना चाहिए क्या? कौन सा आएगा देख लेते एक बार। ये है 4,58,000, ये है 60,000। चलो जोड़ते हैं। $5,18,000। ठीक है, और इधर का टोटल कितना आएगा? तो 9,000, 32,000 और ये 9,000, कितना? 41,000, 41,000 और ये 22,000, फिर 1,74,000। चलो अभी लिख करके ही करना पड़ेगा। बत्तीस 9 9 नहीं, 2 2 4 4 4 8 8 8 16 1 17, एक आ गया, 7 3 10 10 2 12 1 13, यहाँ पे 2,37,000। ठीक है, तो बताइए कौन सा वाला साइड ज़्यादा? यही वाला ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसे हम क्या करेंगे? दोनों साइड में लिख देंगे। ठीक है तो ये जो 5,18,000 आया है, चलो हम इसे दोनों साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 5,18,000 और इधर भी। चलो अब इधर भी लिख देते हैं, आ जाओ। ठीक,
फिर उसके बाद देखिएगा ये वाला साइड ज़्यादा है, ये कम है ना, तो अभी हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ये वाला साइड ज़्यादा होता है, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा और ये डेबिट कम होता है, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने का प्रॉफिट होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो सिंपल है, चलो माइनस कर देते, फिर हमें पता लग जाएगा। तो किसमें से किसको माइनस करना होगा, ये जो 5,18,000 है ना, इसमें से ये जो यहाँ पे टोटल आया है, इस साइड का टोटल उसको माइनस कर देते। ठीक है, कितना आया है, 2,37,000। चलो 2,37,000, 0 0 0, 8 में 7 गया, 11 में 3 गया तो 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 6 7 8। ठीक है, और 4 में 2 गया 2, कितना आएगा, 2,81,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ध्यान से देख लो अच्छे से, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना, 2,81,000 यहाँ पर आएगा ये। ठीक, इसको इस तरीके से आप सर्कल में कर सकते हो, है ना। बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। अब ये जो आया है ना 2,81,000, इसे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ना क्रॉस में। मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो ये मतलब इस साइड लाने का, अगर ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर वो क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा। तो अभी ये फिलहाल के लिए कहाँ पे, डेबिट में है ना, तो ये आएगा क्रेडिट में। ठीक है, देखो मैंने इसके लिए ही एक लाइन छोड़ा था, देख रहे हो। यस, अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कैरी डाउन लिखा जाता है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना, 2,81,000। ठीक है, यस, तो हमने ये कर दिया। अब क्या करना होगा, तो टोटल करना होगा। तो कौन सा साइड ज़्यादा आएगा, यहाँ पर भी शायद से मेरे ख्याल से यही आएगा, हमें ना प्रॉफिट ही होगा। चलो 2,81,000, फिर ये 2,400 और ये 3,300, कितना आएगा। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जब हमने क्या किया, टोटल किया ना, तो देखिए इसका मतलब ये वाले साइड का टोटल कितना आया, 2,86,700, और यही वाला साइड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये वाला क्या आएगा, कम आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो हमने ना एक गलती कर दी थी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसे हमें प्लस करना होगा ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ और ही लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया था, और वो भी अमाउंट मतलब यहाँ पे कुछ और लिख दिया था। तो एक बार फिर से मैं आपको ये सही करके बता देती हूँ। ठीक है, इसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यानी कि 46,400 यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। ओके, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, अगर आप लोग अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसको सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी इसका टोटल मैं आपको करके बताती हूँ। मुझे पता है ये कम आएगा, बस इसी अमाउंट की वजह से गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, चलो फटाफट से अभी माइनस करते हैं, और माइनस नहीं, इसको जोड़ते हैं। 4,800 प्लस 3,300, 5,400, 14,000, 2,000, 46,400, 5,000, कितना आया, 83,700। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 83,900। ओके, तो हमें क्या करना होगा, ये जो 286,700 आया ना, इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, चलो माइनस करते, 0 0, 17 में से 9 गया तो 8, और फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 17 में से 1 मिनट, 17 में से 9 गया तो 8, फिर 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, और 202,800। एक बार ना मैं माइनस करके देखती हूँ, रुको माइनस करूँ पहले। हम्म, 202,800। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमें क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट होगा ना। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, यानी हमको प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। कितना, 202,800, मतलब 2,02,800, इतने का हमको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक, ये हमको प्रॉफिट हुआ, और इसको ना अच्छे से यहाँ पे लाइन वगैरह सब खींच करके आप लिख दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही करना है, समझ गए। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया है। अब हमारा अगला काम क्या होगा, तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, इसे हमें
ये जो मतलब कैपिटल है ना, इसमें ला करके प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस करना होता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम नीचे लिखेंगे 129,300। इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, किसको जोड़ना पड़ेगा? तो नेट प्रॉफिट को, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो अगर हमें लॉस हुआ रहेगा ना तो लॉस को माइनस किया जाता है, प्रॉफिट रहेगा तो उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा प्रॉफिट कितना आया है 2,02,800। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2,02,800 और इसको अभी प्लस करके फाइनली इसका अमाउंट जो है वो हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कितना आएगा यहाँ पे, रुको मैं ना इधर जोड़ती हूँ पहले फिर लिखती हूँ। अब बस थोड़ी देर और रुक जाइए, फिर उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ना ये हो जाएगा कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा है, 8 3 11, फिर ये 1 आ गया, 9 1 10 2 12, 1 आ गया, 2 1 3 3, यानी कि 3,32,100, ठीक। ये हो गया इसका अमाउंट, है ना। अब हमें क्या करना है, तो बैलेंस शीट को यहाँ पे टैली करना है, मतलब दोनों साइड का जो टोटल है ना वो सेम आना चाहिए, इधर जितना उतना ही इधर। चलो फिर फटाफट से अभी मैं ना इसको कैल से सही करने वाली हूँ, चलो देखते हैं। प्लस फिर 76,000, 22,000, 8,400, 2,400, 4,000, ठीक है। तो देखो इस साइड का टोटल कितना आया ना, 4,4,4,900, ठीक है। तो इधर जितना आया है ना बच्चों उतना ही इधर भी आना चाहिए। अगर ये इतना आया तब तो हमने जो कुछ भी किया वो एकदम राइट है, ठीक है। चलो अब उस साइड का टोटल करके देखते हैं। पहले आएगा 50,000, उसके बाद से 3,9,9,000, फिर 4,000, ठीक है। उसके बाद 58,000, देखो इसका भी टोटल कितना आया बच्चों, इस साइड का भी इतना ही आया है 444 और ये 900, यानी कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो एकदम राइट किया है, ठीक है। चलो फाइनली अभी इसका अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और जो इसका अमाउंट है ना इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। लाइन ही टेढ़ी हो गई, ये देखो कैसे जा रही है। ठीक, और उस साइड भी यही वाला अमाउंट हम लिख देंगे, ठीक। यस, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है बच्चों, ये होता है कंप्लीट। रुको मैं कहाँ गया, हाँ इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ अच्छे से। फिर उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, या फिर नोटबुक में अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक में आपका लिखा ही चुका है, ठीक है। यस, तो देखिए एग्ज़ाम में ना इसी टाइप के ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब पहले ही बताया अभी भी बता रही हूँ कि अच्छे से ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि क्लास 12th में भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। बस यहाँ पे हमने इंडिविजुअल का देखा, मतलब अगर सिंगल प्रोप्रिएटर रहेगा तो कैसे अकाउंटिंग की जाती है। अभी जो हमारा 12th स्टैंडर्ड है ना उसमें हम पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं ना कैपिटल अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। तो 12th में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, तो अच्छे से अभी से पढ़ो
और बस अभी यहीं पे रुकते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।